नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने दल प्रणाली के रूप के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि दल प्रणाली के 3 रूप होते हैं, एक दलीय दल प्रणाली, द्विदलीय दल प्रणाली और बहुदलीय दल प्रणाली। पिछले वीडियो में हमने एक दलीय दल प्रणाली के बारे में पढ़ा था, उसके गुण और दोष के बारे में पढ़ा था। आज हम द्विदलीय दल प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। जिस देश में 2 ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल पाए जाते हैं वहाँ वहाँ द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस देश में 2 ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हों, उनमें से ही कोई दल सरकार बनाता है, वहाँ द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ अन्य और राजनीतिक दल नहीं होते हैं, अन्य राजनीतिक दल भी होते हैं, लेकिन वह बहुत कमज़ोर होते हैं और उनका सरकार बनाने में कोई योगदान नहीं होता है। वह बहुत कमज़ोर होने के कारण उनका कोई राजनीति में भी प्रभाव नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ब्रिटेन ले सकते हैं, अमेरिका ले सकते हैं। जैसे अमेरिका में 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। इसी प्रकार से जो ब्रिटेन में भी 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल पाए जाते हैं, अनुदार दल और श्रमिक दल। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि अमेरिका और ब्रिटेन में 2 से अधिक राजनीतिक दल नहीं है, अन्य दल भी हैं, लेकिन उनका राजनीति में कोई विशेष प्रभाव नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि द्विदलीय प्रणाली के क्या लाभ या गुण हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विदलीय प्रणाली के गुण। जो सबसे पहला गुण या इसका लाभ है वह है स्थिर सरकार। क्योंकि 2 ही दल होते हैं, दोनों ही बहुत मजबूत होते हैं, तो जिस भी दल की सरकार बनती है तो वह पूर्ण बहुमत के साथ बनती है। एक बार सरकार बनने के बाद वह निश्चित कार्यकाल तक कार्य करती है, उसके बीच में गिरने का खतरा नहीं होता है, तो सरकार स्थिर होती है। ये इसका एक बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा है इसका उत्तरदायित्व का निर्धारण। जिस भी दल की सरकार बनेगी उसका उत्तरदायित्व निश्चित होता है। उसके कार्यकाल में जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी योजनाएं बनती है, अगर वो सही बनती है, गलत बनती है, उन सब का उत्तरदायित्व उस दल या सरकार पर होता है। तीसरा महत्वपूर्ण गुण है इसका स्थायी नीतियों का निर्माण। क्योंकि जो भी दल की सरकार बनती है वह पूर्ण बहुमत के साथ बनती है, तो वह उसका निश्चित कार्यकाल होता है, तो उन्हें पता है कि हमारे पास इतना वक्त है, तो वे दीर्घकालीन योजना बना सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है शासन का स्वस्थ एवं रचनात्मक विरोध। क्योंकि इसमें जो विपक्ष होता है वह भी बहुत मजबूत होता है, तो वह सरकार का विरोध कर सकता है, रचनात्मक विरोध कर सकता है। और मजबूत विपक्ष होने के कारण सरकार भी है वह सजग रहती है, सचेत रहती है, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व उसका रहता है, जिम्मेदार रहती है। और जो विपक्ष होता है वह जनता को भी जागृत रखता है और सरकार को भी उसको सचेत रखता है। नेक्स्ट इसका जो फायदा है वह है सरकार का निर्माण सरल। मैंने आज तक बताया कि 2 ही राजनीतिक दल, मजबूत राजनीतिक दल होने के कारण सरकार का निर्माण भी सरल होता है कि एक दल को बहुमत मिलता है और दूसरा दल विपक्ष में बैठता है, तो सरकार का निर्माण है वह बहुत सरल हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके दोष क्या है, इसके नुकसान है। तो पहला है वह है बहुमत दल की तानाशाही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार सरकार बनने के बाद, उसको बहुमत मिलने के बाद उनका कार्यकाल स्थिर हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि अब 5 साल तक या 4 साल तक इस सरकार को नहीं गिर सकती, इसी का शासन रहेगा। तो कई बार हम देखते हैं कि जब उन्हें बहुमत मिल जाता है तो वह उनका थोड़ा रवैया तानाशाही पूर्ण हो जाता है। वह थोड़ी से उन्हें ऐसे लगता है कि अब हमारी सरकार रहेगी 5 साल तक, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट उनके मन में आ जाता है। दूसरा है कि मतदाताओं के लिए चयन की कम स्वतंत्रता। जैसा कि मैंने बताया कि 2 ही दलों की सरकार बनती है, 2 ही दलों में से किसी एक दल की सरकार बनती है, तो जो मतदाता है अगर उनको दोनों ही दल की नीतियां या कार्यक्रम पसंद नहीं है, तो वह उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे मतदान करने का कोई फायदा नहीं है, तो मतदाताओं में एक उदासीनता आ जाती है। तो ये इसका एक बड़ा नुकसान है कि उसके पास अन्य दल को कोई वोट देने का उसको लगता है कि उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अन्य दल का सरकार बनाने में कोई योगदान या फायदा नहीं होगा। तो ये थोड़े से इससे मतदाता उदासीन हो जाते हैं।
तीसरा इसका जो नुकसान है कि विधायिका की शक्तियों का ह्रास होना। ये आजकल वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो कार्यपालिका है या सरकार है, उसके कार्यों में जिस तेजी से वृद्धि हो रही है, उतनी ही तेजी से विधायिका की शक्तियों का ह्रास हो रहा है। कार्यपालिका जितनी मजबूत हो रही है, विधायिका उतनी ही कमजोर हो रही है, क्योंकि विधायिका की शक्तियों को कार्यपालिका द्वारा यूज किया जा रहा है। तो जो शक्तियों का जो प्रवाह है वह कार्यपालिका की तरफ मुड़ रहा है, और कार्यपालिका वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है, जो सरकार है, वो इतना पावरफुल हो गई है कि विधायिका की शक्तियों का ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बंट जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि दो ही महत्वपूर्ण दलों के होने के कारण अधिकांश लोग हैं वह दो विरोधी गुटों में बढ़ जाते हैं, उनके विचार आपस में बढ़ जाते हैं। तो ये देश के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है, लोकतंत्र के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। कई बार हम देखते हैं कि चुनाव के समय जो कार्यकर्ता है वो इतने ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं कि वो एक दूसरे दल के ऊपर आक्रमण भी कर देते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या आजकल वर्तमान में लोकतंत्र में देखी जा रही है कि जहां देश में दो ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, तो उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके विचार बटे होने के कारण उनमें बड़ी उग्र भावना कई बार अपने दल के प्रति आ जाती है, वो दूसरे दल के प्रति काफ़ी हिंसक हो जाते हैं। जैसा कि हमने अभी हाल ही में अमेरिका में देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में हारे तो उनके समर्थकों ने कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन किया। तो ये भी एक बड़ा दोष है। नेक्स्ट है कठोर दलीय अनुशासन। ये भी हमने देखा है कि इसके अंदर जब दो दल हैं वो कठोर अनुशासन में बंधे होने के कारण उनके विचार है वो थोड़े अपने ही दल के प्रति उन्हें बिल्कुल ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि उनके दल से अगर उनके विचार नहीं मिल रहे फिर भी उन्हें उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है, तो उन्हें कठोर अनुशासन में रहना पड़ता है। ये इसका एक दोष है। और लास्ट है जो दोष है, विविध हितों को विधायिका में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। तो ये भी इसका एक बड़ा दोष है कि मान लीजिए कई ऐसे विद्वान लोग हैं जो उनको दोनों ही दलों के विचार पसंद नहीं है, लेकिन वह लोग विधायिका में नहीं पहुंच पाते, अपने विचार वहाँ नहीं रख पाते क्योंकि उनका सरकार बनाने में कोई योगदान नहीं होता। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने आज द्विदलीय प्रणाली के गुण और दोष के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।